हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, जेटेट 2025 का ये न्यू क्लास स्टार्ट है, चल रहा है और ये उर्दू लैंग्वेज के लिए है। आज का ये 7वां क्लास है दोस्तों, और हम लोग का जो टारगेट है वो 45 में 45 नंबर लाने का है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लैंग्वेज 1 में 15 नंबर और लैंग्वेज 2 में दोस्तों 30 नंबर रहेगा, जिसमें कुल मिलाकर 45 नंबर टोटल होगा। तो इसी को लाने के लिए क्लास चलाया जा रहा है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ा गालिब के बारे में। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये मिर्ज़ा गालिब का है, उर्दू के मायनाज़ शायर जिसने अदब के दुनिया ही को बदल दिया दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब। इसलिए एग्ज़ाम की नज़रिया से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। इसलिए मिर्ज़ा गालिब के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अभी तक जिसको नहीं पता है उस तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को इसके बारे में, इस क्लास के बारे में पता चल सके। आगे बढ़ते हैं। नोट्स के लिए दोस्तों बहुत कोई फ़ोन करते हैं, मैसेज के ज़रिए भी पूछते हैं, तो याद रखिएगा हमारे पास जो नोट्स अवेलेबल है वो जेटेट के लिए है, उसी तरह फील्ड वर्कर के लिए है, उत्पाद सिपाही के लिए है, झारखंड पुलिस हो गया, एलडीसी हो गया, और स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों उर्दू नोट्स अवेलेबल है। लेने के लिए यहाँ पर नंबर दिया हुआ, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। मिर्ज़ा गालिब का तारुफ। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब जो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये इनका एक अंदाज़ था पहनावे का। जैसे कि आप टोपी देखे होंगे, कपड़ा लिबास देखे होंगे दोस्तों, तो इसका एक अलग अंदाज़ था कपड़ा पहनने का। ठीक, तो आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि उर्दू के हर एग्ज़ाम की नज़रिया से बेहद ज़रूरी है। चलिए, उर्दू ज़ुबान के सबसे बड़े शायरों में से एक समझे जाते हैं। कौन? मिर्ज़ा गालिब। ये तस्लीम शुदा बात है कि 19वीं सदी गालिब की सदी है। गालिब की अज़मत का राज सिर्फ़ उनकी शायरी के हुस्न और बयान की खूबी ही में नहीं है। इनका असल कमाल ये है कि वह ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे और बड़ी सादगी से आम लोगों के लिए बयान कर देते थे। गालिब जिस पुराशुभ दौर में पैदा हुए, इसमें उन्होंने मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत को बर्बाद होते हुए और बाहर से आई हुई अंग्रेज़ कौम को मुल्क के इक़्तिदार पर छाते हुए देखा है। यानी दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब का जो दौर है दोस्तों, वो यहाँ पर अंग्रेज़ और इसी तरह जो मुग़ल बादशाह थे दोस्तों, उनका दौर चल रहा था। ठीक, तो उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि एक अजीम सल्तनत को बर्बाद होते हुए और बाहर से आई हुई कौन, यानी अंग्रेज़ कौम को मुल्क के इक़्तिदार पर छाते हुए देखा था। गालिबन यही वह पसे मंज़र है जिसने उनकी नज़र में गहराई और फ़िक्र में वसाअत पैदा की। तो ये थे दोस्तों मिर्ज़ा गालिब, उनके बारे में यहाँ जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, है ना। उसी के लिहाज से, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ आगे जानेंगे, समझेंगे, और इसे आप लोग याद भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। असल नाम क्या था? तो दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला खां था। उर्फियत मिर्ज़ा नौशाह इस्तेमाल करते थे। ठीक, तखल्लुस क्या था दोस्तों? तखल्लुस पहले असद और बाद में गालिब इख्तियार कर लिया था। तो ये दोस्तों VVI है, इसे आप याद रखिएगा। जहाँ पर दोस्तों मैं स्टार मार्क लिख दूंगा, आप उसे ज़रूर कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और इसे ज़हन नशीन भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पूछा गया सवाल है। ठीक, तो याद रखिएगा, पहले असद और बाद में गालिब इख्तियार कर लिया था। यह सवाल ये पूछा जाता है
कि मिर्ज़ा गालिब ने शुरू में या पहले में क्या तखल्लुत इस्तेमाल किया था? तो याद रखिएगा असद इस्तेमाल किया था। पैदाइश की बात करें तो पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? तो आगरा में पैदा हुए थे 1797 में, 27 दिसंबर 1797, इसे याद रखिएगा। वफ़ात की बात की जाए दोस्तों, इंतकाल की बात करें तो 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया था और वहीं पर दोस्तों दिल्ली में ही है ना ये मदफून है। तो याद रखिएगा पैदाइश की बात करें तो 1797 में कहाँ? आगरा में, और इंतकाल 1869 में कहाँ पर? दिल्ली में। ये भी आई है दोस्तों, दोनों इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और उर्फियत मिर्ज़ा दुल्हा। तो ये नाम क्या था दोस्तों वालिद का? अब्दुल्ला बेग, इसे याद रखिएगा। वालिद का इंतकाल गोली लगने की वजह से हुआ था, किसका? यानी अब्दुल्ला बेग का, जब गालिब 4 साल के थे। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि जब गालिब के वालिद का इंतकाल हुआ था उस वक्त गालिब की उम्र क्या थी? तो याद रखिएगा दोस्तों 4 साल उम्र थी। वालदा की बात करें तो वालदा का नाम दोस्तों इज़्ज़तुन निसा बेगम है। ठीक, नाना का नाम क्या है? तो ख्वाजा गुलाम हुसैन। ये सब दोस्तों कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए सबके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए, दादा का नाम क्या है? तो फ़ोकान बेग, ये दादा का नाम था दोस्तों। शाह आलम के ज़माने में ईरान से दिल्ली आए थे। कहाँ से दोस्तों? तो याद रखिएगा ईरान से दिल्ली आए थे। कौन? मिर्ज़ा गालिब के जो दादा है फ़ोकान बेग, और ये भी दोस्तों भी आई है, इसे याद रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है। भाई का क्या नाम है दोस्तों? तो याद रखिएगा 2 भाई थे, और यहाँ पर जिसका नाम है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, मिर्ज़ा यूसुफ खान, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे दोस्तों, ये स्टार मार्क लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाचा का नाम क्या था? तो चाचा दोस्तों नसरुल्लाह बेग। गालिब की परवरिश दोस्तों चाचा ने ही की है, यानी जब मिर्ज़ा गालिब की उम्र 4 साल की थी दोस्तों, तब उनके वालिद माजिद का इंतकाल हो जाता है गोली लगने की वजह से। तो परवरिश जो की है दोस्तों इनके वालिद के बाद किसने किया है? तो नसरुल्लाह बेग जो है इनके चाचा का नाम है, इन्होंने परवरिश की थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, VBI हो जाता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है बीवी का नाम क्या था? यानी मिर्ज़ा गालिब का बीवी का नाम क्या है? तो उमराव बेगम नाम है, इसे याद रखिएगा। चलिए, शादी कब हुई थी दोस्तों और इनके ससुर का क्या नाम था उसको भी जानते हैं। तो छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए, गालिब की शादी महज 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खान की लड़की से 1810 में हुई, जो एक लोहार ख़ानदान की थी। तो यहाँ दोस्तों क्या क्या इम्पोर्टेंट है? एक है कि 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी मिर्ज़ा गालिब की, किनसे? तो इलाही बख्श की लड़की, किससे? क्या नाम था? तो उमराव बेगम। ठीक, उमराव बेगम नाम याद था दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था यही वाला उमराव बेगम। तो इलाही बख्श की ये बेटी है और 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी मिर्ज़ा गालिब की। साल पूछा जाए तो 1810। 1810 की बात करें तो दोस्तों 1810 में मीर का इंतकाल भी हो गया था, इसे याद रखिएगा, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गालिब को 7 बच्चे हुए और 7 फौत हो गए, यानी दोस्तों मिर्ज़ा गालिब के लिए दोस्तों एक बहुत ही है ना ख़राब कहा जा सकता है, किस्मत ख़राब कहा जा सकता है, क्योंकि 7 औलाद है ना अल्लाह ने इनको अता किया था, लेकिन 7 के 7 फौत हो गए थे, एक भी नहीं बच पाया था। ठीक, इसीलिए मिर्ज़ा गालिब कभी कभार दोस्तों बहुत ही मायूस रहते थे और शराब पीने के आदी भी हो गए थे, और जुआ खेलने का तो इनका शौक भी था। आगे बढ़ते हैं। गालिब ने अपनी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबिदीन ख़ान आरिफ के 2 बच्चे अली हुसैन खान और छोटा था
यानी अली हुसैन, और बाद में बड़े लड़के बाक़िर अली को गोद लिया था। ठीक, क्योंकि इनके औलाद तो दोस्तों फौत हो गए थे, इसीलिए अली हुसैन और बाक़िर अली को गोद ले लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर उस्ताद के बारे में पूछा गया है और इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि उस्ताद से भी सवाल पूछा जाता है। तो इब्तिदाई तालीम दोस्तों मिर्ज़ा गालिब ने कहाँ से किया था? तो याद रखिएगा, आगरा में मौलवी शेख मुअज़्ज़म से। क्या नाम है? शेख मुअज़्ज़म से दोस्तों इब्तिदाई तालीम हासिल किया था। गालिब ने 11 बरस की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी। दोस्तों याद रखिएगा मिर्ज़ा गालिब के बारे में कि मिर्ज़ा गालिब ने दोस्तों कभी भी, है ना, किताब ख़रीद कर नहीं पढ़ा था, और ना ही कभी किसी, है ना, अपने ज़ाती मकान में ये रहे थे, बल्कि दोस्तों किताब जो है ये किराए पर, है ना, किराए पर लेकर पढ़ते थे, और इसी तरह जिस घर में रहते थे दोस्तों वहाँ पर भी वो किराए में ही रहते थे, यानी कभी भी किताब और घर ज़ाती नहीं था इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गालिब ने इब्तिदा में मशहूर फ़ारसी शायर बैदल की पैरवी इख्तियार की थी। ये भी आई है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है और पूछा जाता है, इसलिए बैदल याद रखिएगा। ये मशहूर फ़ारसी शायर बैदल की पैरवी इख्तियार की थी किसने? मिर्ज़ा गालिब ने। चलिए गालिब ने दिल्ली का सफ़र 1812 में किया था और 50 साल तक दिल्ली में रहे, यानी दोस्तों आगरा में पैदा हुए, आगरा से कहाँ चले गए दोस्तों? तो याद रखिएगा दिल्ली चले गए और दिल्ली में ही ये रहे और इनका इंतकाल यहीं पर हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गालिब पेंशन की गर्ज से कलकत्ता का सफ़र 1826 में किया था और 1828 में कलकत्ता पहुँचे थे। याद रखिएगा सफ़र शुरू 1826 में और पहुँचे थे कब? 1828 में, यानी 2 साल का वक्त लग गया था दोस्तों, है ना, कलकत्ता पहुँचने में। और किस गर्ज से गए थे ये पूछा गया सवाल है, तो पेंशन की गर्ज से। इससे एक सवाल पूछा जाता है कि दोस्तों मिर्ज़ा गालिब का जो सबसे लंबा सफ़र, है ना, सफ़र था वो कहाँ का सफ़र था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ का? दिल्ली से कलकत्ता का सफ़र था। कहाँ से? दिल्ली से कलकत्ता का जो सफ़र था दोस्तों ये सबसे लंबा सफ़र है, इसलिए इसे याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गालिब 2 मरतबा रामपुर गए थे। कहाँ दोस्तों? रामपुर। पहली मरतबा कब गए थे? तो नवाब यूसुफ हसन खान की दावत पर। दूसरी मरतबा नवाब के इंतकाल के बाद ताज़ियत के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों रामपुर का नवाब का क्या नाम है? तो यूसुफ हसन खान नाम है, और 2 मरतबा रामपुर गए थे मिर्ज़ा गालिब। चलिए आगे बढ़ते हैं। गालिब ने रामपुर को दारुस सुरूर का नाम से याद किया है। ये भी दोस्तों भिवियाई है, नेट एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि गालिब ने रामपुर को किस नाम से याद किया है? तो दारुस सुरूर के नाम से याद किया है। दोस्तों याद रखिएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक एक है ना क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको सब कुछ पढ़ना होगा। इसीलिए जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्ज़ाम के नज़रिया से बेहद इम्पोर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों इसे छोड़िएगा नहीं। ठीक, चलिए अंग्रेज़ी हुकूमत से गालिब को 700 रुपये सालाना पेंशन मिलती थी। कितना दोस्तों? 700 रुपये, और ये सालाना था। बहादुर शाह जफ़र की तरफ से गालिब को 50 रुपये माहाना मिलते थे। नवाब रामपुर की सरकार से गालिब को 100 रुपये माहाना मिलते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों 700 रुपये अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से, 500 बहादुर शाह जफ़र की तरफ से, और 100 नवाब रामपुर की सरकार की तरफ से मिलते थे। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों बहादुर शाह जफ़र ये मिर्ज़ा गालिब के कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा शागिर्द थे। ठीक, चलिए इनके बारे में और आगे जानेंगे। आगे दोस्तों मिर्ज़ा गालिब को क्या खिताब दिया गया था उसे जानते हैं। तो बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नज़्मुद्दौला दबीर मुल्क निज़ामी जंग का खिताब
1849 में दिया था। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और किसने दिया है? तो बहादुर शाह जफ़र ने दिया था, इसे याद रखिएगा। इब्राहिम ज़ोक के इंतकाल के बाद गालिब को मलिक शुरा का खिताब मिला था। याद रखिएगा दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब से पहले ये इब्राहिम ज़ोक बहादुर शाह जफ़र के कौन थे? तो उस्ताद थे। ठीक, तो इब्राहिम ज़ोक मिर्ज़ा गालिब से पहले उस्ताद थे बहादुर शाह जफ़र का। इनका इंतकाल जब हो जाता है दोस्तों, है ना, उसके बाद मिर्ज़ा बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद कौन हुए? तो मिर्ज़ा गालिब। ठीक, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। गालिब ने अपने उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम को पसंद किया था। याद रखिएगा दोस्तों, उर्दू कलाम से ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब ने किसको पसंद किया था? किस कलाम को? तो फ़ारसी कलाम को पसंद किया था। इसीलिए गालिब ने उर्दू कलाम को बेरंग मनअस्त कहा है। इसलिए इसे याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू कलाम को किस नाम से पुकारा है, क्या नाम कहा है? ये कहा जा सकता है तो बेरंग मनअस्त कहा है, इसे याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गालिब को शतरंज और जुआ खेलने की बहुत आदत थी। ठीक, कैद सज़ा की बात करें दोस्तों, तो मिर्ज़ा गालिब को 2 मरतबा कैद किया गया था जुआ खाना कायम करने के इवज़ में। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो 2 मरतबा कैद किया गया था, यानी जेल जाना पड़ा था। कब कब? तो उसे देखते हैं। पहली मरतबा 1841 में, जहाँ पर दोस्तों 100 रुपये जुर्माना और 4 माह कैद की सज़ा मिली थी। दूसरी मरतबा 1847 में, यहाँ पर 200 रुपये जुर्माना देना पड़ा था और 6 माह की सज़ा उसे मिली थी। तो याद रखिएगा 1841 और 1847 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों तसानीफ़ के बारे में जानेंगे, जो मिर्ज़ा गालिब ने तसनीफ़ किया है उनके बारे में जानेंगे। औद हिंदी गालिब के खुतूत का पहला मजमूआ है। ये सब दोस्तों याद रखिएगा, एकदम भी आई है, एकदम ज़हन नशीन कर लीजिएगा। ठीक, औद हिंदी क्या है, उर्दू मुअल्ला क्या है? तो औद हिंदी ये गालिब के खुतूत का मजमूआ है। किसका दोस्तों? खुतूत का ये पहला मजमूआ है, जो 1868 में गालिब की वफ़ात से 4 माह कबल मुमताज़ अली ख़ान की कोशिश से शाई हुआ था। तो याद रखिएगा, ये पहला मजमूआ है खुतूत का। उर्दू मुअल्ला गालिब के खुतूत का ये दूसरा मजमूआ है, जो 1869 में उनकी वफ़ात के 19 दिन बाद शाई हुआ था। तो औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला ये खुतूत का मजमूआ है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मकातिब गालिब इम्तियाज़ अली ख़ान उर्शी ने 1837 को शाई किया था दोस्तों। इसी तरह निकात गालिब, इस किताब में फ़ारसी कवायद उर्दू में लिखे गए हैं। रकात गालिब, कसायद की बात की जाए तो गालिब के उर्दू कसायद की कुल तादाद दोस्तों 4 है। ठीक है, कितनी तादाद है कसायद की? 4 तादाद है। 2 बहादुर शाह जफ़र की मदह में और 2 हज़रत अली की मनक़बत में, है ना, कहा है मिर्ज़ा गालिब ने। चलिए मसनवी की बात करें दोस्तों, तो मसनवी अब्र गोहर जो एक नामुकम्मल मसनवी है, बाद मुखालिब, चिरागे दे, दर सफ़त अम्बा, दुआए सबा और शान नबूवत व विलायत, इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, है ना। मिर्ज़ा गालिब का दीवान तो कब कब शाही हुआ था? तो पहली मरतबा शाही हुआ था दोस्तों 1841 में, दूसरी मरतबा शाही हुआ 1847 में, तीसरी मरतबा शाही हुआ 1861 में, इसी तरह चौथी मरतबा शाही हुआ 1862 में और 5वीं मरतबा शाही हुआ 1863 में। ये था दोस्तों दीवान के बारे में। दीगर तसानीफ़ के बारे में जानेंगे दोस्तों, और आगे मुख्तलिफ़ अक़वाल के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिया से। तो पंच आहंग, इसी तरह महर नीम रोज़, है ना, और दस्तंबू। तो महर नीम रोज़ की बात करें दोस्तों, तो अहद तैमूर से हुमायूं तक हालात इस किताब में ज़िक्र किए गए हैं, और इसी के दूसरे हिस्से को माह नीम रोज़ या माह नीम माह कहा जाता है। और इस किताब में अहद अकबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र के तमाम वाक़या दर्ज किया गया है जो नामुकम्मल रह गया था। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर सवाल जो पूछा गया था, किस तरह सवाल पूछा था कि
अहद अकबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक जो वाक़यात ज़िक्र किया गया है तो मिर्ज़ा गालिब के, है ना, किस में ज़िक्र किया गया है, तो वहाँ पर नाम दिया गया तो याद रखिएगा। तो माह निमरोज़ या माह निम कहा जाता है, माह निमरोज़ ही आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा निमरोज़ से, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब है जिसमें अहद अकबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक के वाक़यात को बयान किया गया है। इसी तरह दस्तंबू और काते बुरहान भी है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए, गालिब के बारे में दोस्तों मुख्तलिफ अक़वाल है, इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। किसने क्या कहा है उसे जानते हैं। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर यूसुफ़ हुसैन ने कहा था, ठीक। गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये हाली कौन है, तो ये हाली दोस्तों शागिर्द है, किनके, तो मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द है। तो इसी तरह दोस्तों अगर मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द की बात की जाए तो हाली हो गया, और इसी तरह बहादुर शाह ज़फ़र भी हो गया, ठीक। चलिए, गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शोर, एक नया नसब, एक नया उफ़्क़ दिया। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। हिंदुस्तान की किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब। एक किसका कौल है, तो अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कौल है। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीक़ी और मौसीक़ी शायरी है, ये भी अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कौल है। जो भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है उसे छाँट कर यहाँ पर मैंने ज़िक्र कर दिया हूँ। इक़बाल ने गालिब का मुकाबला गोडसे से किया है। अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। ये किसने कहा है, तो मीर तकी मीर ने कहा है, ठीक। चलिए, तो ये था दोस्तों मिर्ज़ा गालिब के बारे में, जिसे हम लोगों ने जाना, समझा और देखा, ठीक। तो इसको ज़रूर याद कीजिएगा दोस्तों, इसे ज़रूर याद कीजिएगा और इसे भूलना नहीं है, ठीक। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? क्लास को एक मरतबा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जाते जाते शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय के बारे में बताइएगा, ठीक। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।